नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की आवाज है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। आज एक बहुत ही खास मौके पर हम बैठे हैं, बहुत गंभीर और बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के मौके पर हम बैठे हैं और एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है इस फील्ड में कि कितना कुछ काम हो रहा है, किस तरह से ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर फ्रेंडली हो रहे हैं, किस तरह से हर चीज को उनके लिए सुविधाएं उनके लिए हैं। तो किसकी बदौलत ये सुविधाएं मिली हैं, किसके संघर्षों से आज ब्लाइंड्स लोगों के लिए इतना सारी फैसिलिटीज हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो उस दिवस के जो मसीहा हैं, जिनके नाम पर इस दिवस को मनाया जाता है, उन पर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर भावना जी और डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी। आप दोनों का ही मैम सर स्वागत है बहुत आज के इस दिन में। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत, और सभी श्रोताओं का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को नववर्ष और ब्रेल दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। दिनेश कांडपाल जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि ब्रेल दिवस को क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया गया, कौन थे ब्रेल? जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा सा जो ब्रेल जिनके नाम से ये दिवस मनाया जाता है उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जिनका नाम था लुईस ब्रेल और उनका जन्म जो है वो 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के एक छोटे से गांव कुप्रे में एक साधारण से परिवार में हुआ था। और जो उनके पिता थे साइमन रेले ब्रेल, वहां पर शाही घोड़ों के लिए जो सामान तैयार किया जाता था उसमें उनका काम करते थे। वो अपने से छोटा सा उनके पास कारखाना था जहां पर वो शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन वगैरह जो बनाया जाता था उसमें काम करते थे। तो जब लुई ब्रेल जो थे वो 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता उनको अपने साथ अपने उस स्थान में ले गए जहां वो काम करते थे। और क्योंकि लुई जो है बहुत छोटा बालक था उस वक्त, तो वो भी अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने के लिए चला गया। और आप जानते हैं कि बालक का जो स्वभाव होता है वो उसको बचपन में खेलने का जो है उसको बहुत शौक होता है। वो हर चीजों से जो भी उसके आसपास चीजें होती हैं उनको एक खिलौने के रूप में वो खेलता है। तो इसी प्रकार जो लुई ब्रेल थे वो भी 3 वर्षीय बालक था, तो वो उसके आसपास जो उसके पिता के जो काम करने के औजार थे, जैसे कि कठोर लकड़ी और रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू आदि सामान जो वहां पर औजार रखे हुए थे, उन्हीं से वो खेलता था जब उसको समय वहां पर रहता था। तो और पिता के साथ छोटा मोटा जो सामान इधर उधर करना होगा वो भी काम करता था। एक दिन क्या हुआ कि जब उसके पिता जब वहां काम कर रहे थे तो लुईस भी जो है वहां खेल रहा था और जो काठी में काम करने वाला जो चाकू होता है अचानक उछलकर वो लुई के आंख में जाने लगा और लुई के आंख से जो है खून बहने लगा। तो वो बालक रोता हुआ अपने एक हाथ को आंख में रखकर आंख के बाहर से लगाकर अपने घर की ओर तरफ दौड़ा। तो उसके घर वालों ने देखा कि उसकी आंख से खून बह रहा है, तो उन्होंने उसको जो एक आज से 212 वर्ष पुरानी बात है, तो उस समय का वातावरण आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। तो उनके परिवार के लोगों ने जो है उनकी आंख पर एक पट्टी बांध दी और थोड़ा सा जड़ी बूटियां लगाते हैं वो लगा दी। उनके परिवार वालों ने सोचा कि जड़ी बूटियों से ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद बच्चे ने ये कहा कि उसको दूसरी आंख से भी कम दिखाई देने लगा है। अच्छा। हाँ, तो ये जो प्रभाव हुआ क्योंकि उसको जो एक आंख थी उसमें इन्फेक्शन बढ़ गया था और उसी इन्फेक्शन के बढ़ने के कारण दूसरे आंख में भी उसका प्रभाव आ गया, जिसको विज्ञान की भाषा में, मेडिकल की भाषा में सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया कहते हैं, ऐसो जिसको कहा जाता है कि एक आंख में इन्फेक्शन होने से दूसरी आंख में भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। और इसी कारण जो है लुई का जो दूसरी आंख भी थी उसकी रोशनी भी धीरे धीरे जब वो 8 वर्ष तक हुआ और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चलेगी। अब वो पूर्ण रूप से नेत्रहीन हो चुका था क्योंकि तो उसकी जो आंख की रोशनी थी वो गायब हो गई। अब लेकिन वो लुई जो बालक था वो बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति वाला बालक, कि उसके अंदर काम करने की, अपने समाज से जुड़ने की, अपने समाज के हित के काम करने की जो उसके अंदर इच्छा शक्ति थी वो बहुत तीव्र थी। इसी को ध्यान में रखते हुए तो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए जहां ब्लाइंड्स को पढ़ाया जाता हो। तो उनके पिता, क्योंकि आप जानते हैं मध्यम वर्गीय थे, तो उनका ऐसा किसी स्कूल से कोई संबंध था नहीं। वो अपने नजदीक के जो पादरी थे, वैलेंटाइन उनका नाम था, तो उनके पास उनको लेकर गए कि इनको किसी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ताकि इसके जीवन में कुछ ये कर पाए। फ्रांस में जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड्स उस वक्त एक स्कूल था जहां पर ब्लाइंड्स को पढ़ाया जाता था, उनको
उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उसको वहाँ जो पादरी थे उनके सहयोग से उनको वहाँ प्रवेश दिलाया गया। तो जब बालक लुइस वहाँ उनको प्रवेश दिलाया गया तो अब वो 1-2 साल वहाँ पढ़ रहा था। तो इसी दौरान उसको ये पता चला कि जो शाही सेना थी उसमें एक रिटायर्ड कैप्टन थे, चार्ल्स बार्बर उनका नाम था। तो उन्होंने एक ऐसा सांकेतिक भाषा जिसे कोट लिपि कहते हैं सैनिकों के लिए तैयार की थी, क्योंकि जब सैनिक युद्ध में जाते थे और रात का समय होता था तो वो संदेश को पढ़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा सांकेतिक भाषा उनके लिए डेवलप की कि वो अंधेरे में उसको पढ़ सकें और संदेश को समझ सके। तो इसके लिए जो है वो उन्होंने डेवलप की। तो लुइस के मन में विचार हुआ कि क्यों मैं भी इनसे मिलूं और कुछ इसमें काम करूं। तो जब लुइस कितने साल के रहे होंगे? मैं 12 से 13 साल के छोटे बालक थे। तो फिर उनको वहां ले जो पादरी थे वैलेंटाइन जी उनको ले गए उनके साथ। तो उन्होंने उन जो कैप्टन बार्बर थे उनसे मिलाया। तो बार्बर से जब वो मिले तो लुइस ने उनके जो उन्होंने तैयार किया था कोट लिपि उसमें कुछ संशोधन बताया उनको कि इसमें अगर हम ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उनके संशोधन को देखकर जो है बार्बर बहुत प्रसन्न हुए और वो दंग रहे कि छोटा सा बालक जो मैं इतनी उम्र में इस बात सोच रहा था और ये छोटा सा बालक इतनी बातें मुझे बता रहा है। तो वो दंग रहे और उन्होंने उसकी जो संशोधन थे उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जो है लुइस ब्रेल ने अपने कुछ जो उन्होंने विचार सोचे थे वो उनको दे दिए। ठीक है। तो फिर क्या कहा कि लुइस ब्रेल ने जो है ये अपने वहां की सरकार से प्रार्थना की कि कुछ मैं दृष्टिहीनों के लिए भाषा तैयार करना चाहता हूं, मुझे इसमें कुछ मान्यता प्रदान की जाए। परंतु आप जानते हैं कि आज से जो 200 साल पुरानी बात है। तो उस समय उनको लगा कि कहाँ ये बालक कुछ काम कर पाएगा। तो उसको जो वहां के शिक्षारत थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने उसको मान्यता नहीं दी कि उनकी जो उन्होंने बनाई थी। और इसी कारण जब लुइस 43 वर्ष की अवस्था में आए तो उनका देहांत हो गया 43 ईयर्स में। और लेकिन उन्होंने जो काम किया था उनको उनकी मृत्यु के बाद जब फ्रांस के शिक्षाविदों ने देखा, जाना, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया हुआ है और हमने छुपा के रखा हुआ है। और उसके जो कार्य की जो एक्सेप्टेंस थी, स्वीकार्यता थी, वो बहुत ज्यादा हो गई। जितने भी ब्लाइंड स्कूल थे वहां पर जो ब्रेल के द्वारा बनाया गया जो सिस्टम था तो उसको पूरा सिस्टम वो बना चुके थे। हाँ, बना चुके थे। मतलब मान्यता नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने काम जारी रखा। हाँ। और एक ऐसी भाषा गढ़ दी जिसको ब्लाइंड लोग भी समझ सकते थे, महसूस कर सकते थे। जी बिल्कुल। तो जब उन्होंने क्या कहते हैं कि 6 बिंदु पर आधारित लिपि तैयार की थी, जो उनकी ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 बिंदु हैं। तो 6 बिंदु से सारे अक्षर गढ़े गए हैं। अच्छा। तो 6 बिंदु पर आधारित उन्होंने बनाई थी। तो बाद में इसकी गंभीरता को वहां के शिक्षाविदों ने समझा और उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार की कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को नकार दिया जो विश्व के लिए बहुत बड़ी चीज देके गया है। तो फिर से जब उसके जो कब्र में से उसके बॉडी को निकाला गया, वो लगभग 1952 की बात है। तो फिर उसको निकाल के पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके जो अस्थि बची थी वहां पर उनको पूरा सम्मान दिया गया और पूरे राजकीय शोक मनाया गया और उनको फिर से वो सम्मान दिया गया। तो उनको जो मृत्यु उपरांत जो है ये राष्ट्रीय सम्मान वहां की सरकार ने दिया। और आज आप देखते हैं कि ब्रेल जो है, ब्रेल लिपि जो है पूरे विश्व में आप एक मतलब जो हमारे ब्लाइंड्स हैं उनके लिए एक वरदान साबित हुई है। और इसका एक जो उदाहरण है वो मेरे परिवार में भी है। मेरे मामा के पुत्र हैं, वो एयरफोर्स में ऑफिसर थे। तो किसी कारण से उनकी आई साइट चली गई। तो उन्होंने फिर जब एयरफोर्स से वापस आए घर तो फिर हमारे उत्तराखंड में NIVH है, तो वहां से उन्होंने ट्रेनिंग ली ब्रेल लिपि की और वो अभी ये समाज कल्याण विभाग में फिर से सेवा दे रहे हैं अपनी। अच्छा। प्रेम प्रकाश पंत है उनका नाम है। तो ये लिपि है कि आज कई सारे लोगों को इसका रोजगार मिल रहा है, वो काम कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लुई ब्रेल के कारण है। और हमारे देश में भी हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने 2009 में जब लुइस को 200 साल हो गए थे, उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। अच्छा। तो उनको सम्मान दिया गया। क्या बात है। तो ये एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और बहुत ही अच्छी बात है कि बाद में उनको इस तरह से सम्मान दिया गया और कितना कुछ वो कर गए। अब उनके जीते जी होता तो और बेहतर चीजें होती। डॉक्टर भावना दौनिया, आपका इतना काम है, इन तमाम चीजों पर आप बहुत संवेदनशील होकर सोचती हैं। कैसे देखती हैं आप आज का जो ये ब्रेल दिवस है या फिर जो ब्लाइंड्स के जो इश्यूज हैं या उनको जो कितना कुछ वो कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, कई बार टॉपर्स होते हैं, तो क्या कहना है आपका? किस तरह से खास है ये, किस तरह से जो ब्लाइंड्स लोग हैं वो किस तरह से खास है?
खास तो आप जानते हैं कि हम लोग जब बोलते हैं कि डिफरेंटली एबल हैं और दिव्यांग हैं कि काम तो करते हैं लेकिन थोड़ा अलग ढंग से करते हैं। तो जो ब्रेल लिपि है उसने क्या किया कि जैसे उन लोगों को एक लैंग्वेज दी, जैसे जो आपका विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो दृष्टिबाधिता है, वो एक सेंसरी डिसेबिलिटी है कि आपके जो 5 सेंस है उसमें से एक सेंस क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम है। तो जो उसको वो यूज नहीं कर पाते तो उसकी जगह उन्होंने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट दिया कि आप ब्रेल लिपि दी। तो ब्रेल लिपि से जो एक हम इंक्लूजन की बात करते हैं कि वो एक नॉर्मल सेटअप में आ जाते हैं कि सिर्फ क्या है देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन महसूस करके वो उन चीजों को पढ़ पाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे लुईस ब्रेल उन्होंने जो काम किया, जैसे कहते हैं कि मरणोपरांत उनको फिर उनके जो काम है उनको सराहा गया। बिल्कुल। तो उनका वो जो काम है आज देखिए उस पर इतना हो रहा है कि इतना काम हो रहा है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, जो दृष्टिबाधित जो लोग हैं, उन लोगों को इससे काफी जो फायदा है वो मिलता है। जी, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगी कि भारत में कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया? ओके जी। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम दृष्टिबाधित शिक्षा की बात करते हैं या उनके स्कूल की बात करते हैं तो वो जो शुरू हुई वो 1943 में क्या था कि सेंट डस्टन हॉस्टल एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो था वो ब्लाइंड पर्सन के लिए, उनके लिए जो वॉर में ब्लाइंड हो जाते थे, जो युद्ध में जैसे जो सैनिक है बिल्कुल वो जो ब्लाइंड हो गए उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था। जी, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाए गए। हाँ, तो ये 1943 की बात है। जी, तो उसके बाद जब 1943 में ये इंडिया में यहाँ पे बना तो उसके बाद 1950 में इसको इंडिया गवर्नमेंट ने ले लिया, उसको शिक्षा मंत्रालय के अंदर उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप किया। ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एडल्ट ब्लाइंड, जो एडल्ट ब्लाइंड हैं उन लोगों के लिए उन्होंने इसको ये सेंटर बनाया ट्रेनिंग का। जी। तो ये जर्नी फिर थोड़ा और आगे बढ़ी। 1951 में यहाँ पे सेंटर ब्रेल प्रेस स्टैब्लिश हुई। ब्रेल प्रेस का मतलब है कि जितने भी स्टडी मटेरियल है, हमारा लर्निंग मटेरियल है, वो ब्रेल में इंडिया में ही बनने लगा। कि उन लोगों को वो जो मटेरियल है, जैसे हमारी जो बुक है, तो वो उन्हें ब्रेल में कैसे मिले। तो वो पहली बार 1957 में सेंटर ब्रेल प्रेस यहाँ पे स्टैब्लिश हुई। 1959 में वहीं पे फिर एक मॉडल स्कूल बना। और ये बात देहरादून की हो रही है कि ये हमारे ही उत्तराखंड में देहरादून में हुआ। और 1966 में नेशनल लाइब्रेरी स्टैब्लिश हो गई। वो जो प्रेस बनी वहां से जितना मटेरियल निकला तो यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी प्रेस हो गई। यस, स्टैब्लिश कि जिसे भी पढ़ना है, कुछ भी ब्रेल जो ब्लाइंड पर्सन है अगर उन्हें कुछ भी जरूरत होती है पढ़ने के लिए तो वो इस लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो ये जर्नी फिर आगे बढ़ी। 1967 में ये जितनी भी मतलब सेंटर थे, नेशनल सेंटर, इनको इन्होंने क्या किया, एक तरह से इंटीग्रेट कर दिया, सब लोगों को साथ में ले लिया। तो 1979 में जो हमारा NIVH है वो स्टैब्लिश हुआ। तो 1979 में हमारा NIVH स्टैब्लिश हुआ। नेशनल, मैं चाहती हूँ कि NIVH के बारे में थोड़ा सा आप बता दें कि ये किस तरह का संस्थान है और क्या भारत में अकेला है और वो हमारे उत्तराखंड में देहरादून में जो है। जी। मैम हमारे यहाँ इंडिया में 7 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो डिसेबिलिटीज पे काम करते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन पे, उनके एजुकेशन पे काम करते हैं। उसमें से जो NIVH है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप, ये जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम करता है। जी। तो 1979 में ये स्टैब्लिश हुआ। 1982 में एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में ही आया, रजिस्टर्ड हुआ एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में। जी। और धीरे धीरे जो इसका विकास हुआ, 1988 में इसके रीजनल सेंटर खुलने शुरू हो गए कि इसने अपना विस्तार करना। पहले से फिर देहरादून में था, फिर इसने अपना रीजनल सेंटर खोलने शुरू किए। तो 1988 में पहला चेन्नई में खुला एंड 1997 में कोलकाता एवं सिकंदराबाद में इसके 2 और सेंटर खुले। जी। एंड फिर ये जर्नी थोड़ी और बढ़ी। 2011 में इन्होंने अपना FM कम्युनिटी रेडियो शुरू किया। जी, NIVH हेलो दून जिसे कहते हैं कि जो वहाँ चीजें होती हैं वो लोगों तक पहुंचने लगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सबसे क्या कहते हैं कि एक सरल माध्यम भी और इजीली लोगों तक बातें पहुंच जाती हैं। तो
इसके बाद 2012 की बात है मैं, कि यहाँ पे लार्ज प्रिंट प्रेस लगी। लार्ज प्रिंट का मतलब होता है ना मैम, जो लो विजन है, जो विजुअल इम्पेयर्ड है, तो दो तरह के टाइप से, एक तो टोटल ब्लाइंड होते हैं, एक होते हैं जो लो विजन है, जिन्हें थोड़ा थोड़ा दिखता है। जी जी। तो आप समझते हैं ना कि उनकी एजुकेशन भी रुक जाती है, क्योंकि नॉर्मल क्लास में जो आप देखिएगा हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, या हम जो बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो बहुत छोटा होता है। तो पहली बार NIVH ने क्या किया, 2012 में लार्ज प्रिंट प्रेस वहां पे इनकी वहां पे एस्टैब्लिश हुई। तो वहां पे जो हमारा मटेरियल था, लर्निंग मटेरियल, माना हमारी स्कूल की बुक्स हैं, तो उनको क्या किया, लार्ज प्रिंट पे देना शुरू किया। तो आप समझिए कि हम इंक्लूजन की बात करते हैं कि एक नॉर्मल क्लास में अगर एक बच्चा लो विजन है तो ठीक है, उसके पास भी वही किताब है, लेकिन वो लार्ज प्रिंट पे है, बिल्कुल, तो जो पढ़ाया जा रहा है वो उसको समझ पा रहा है। हाँ, समझ पा रहा है। तो अब आया 2016, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे लिए मतलब एक कहते हैं ना बहुत एक क्रांतिकारी वर्ष है कि डिसेबिलिटी के फील्ड में, कि 2016 में RPWD एक्ट आया, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो उससे काफी चेंजेस आए। तो यहीं से ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ना मैम, इनके नामों में भी चेंज आया। तो जो NIVH है उसका जो नाम है वो NIVH से चेंज होकर NIPVED हो गया। NIPVED का मतलब है, जो इसका पूरा मीनिंग है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। तो उन्होंने क्या कहा, एम्पावरमेंट की बात की कि हमें उन्हें क्या करना है, एम्पावर करना है। बिल्कुल। तो ये जो जर्नी हमने शुरू की थी 1943 से हम 2016 तक पहुंच गए। बिल्कुल। तो मैम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस पूरी यात्रा को समझाया, और बहुत अच्छी बात है कि ये उत्तराखंड में ये संस्थान है मौजूद, और बहुत बड़े परिसर में ये है, और हम वहाँ के बच्चों से कई बार मिले हैं, तो बहुत कुछ बच्चे वहाँ पर कर पा रहे हैं। तो और मैम क्या और बताना चाहेंगे कि क्या इसमें, जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर फ्रेंडली ब्लाइंड्स हो रहे हैं, आने वाली जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी मोबाइल्स हैं, वो भी उनसे वो दोस्ताना हो पाए, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। तो कुछ बताएं कि क्या इस फील्ड में और नया हो रहा है। मैम जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा NIPVED है इसमें काफी होता है, क्योंकि रिसर्च सेंटर है इनके, ये अपने कई कोर्सेज कराता है मैम, B.Ed कराता है, M.Ed कराता है, D.LED कराता है, और कई जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रोग्राम कराता है, जैसे CRE प्रोग्राम है, ब्रेल डेवलपमेंटल है, क्लिनिक साइकोलॉजिकल है, और सैनिटाइजेशन पे प्रोग्राम ये काफी कराता है। ठीक है ना। इसी तरह से इनकी एक नेशनल एसेसिबल लाइब्रेरी है, इन्होंने क्रिएट की। एसेसिबल मतलब जब सबके लिए वो एसेसिबल हो, सब तक वहां की पहुंच हो। तो 2016 एंड 17 में इन्होंने उसे क्रिएट किया। तो यहाँ पे आपको ब्रेल बुक, लार्ज प्रिंट बुक्स, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, और ये सब लोन बेस पे भी मिल जाती है, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो आप ले सकते हैं, लोन पे भी ले सकते हैं, या वहां पे जाके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जी। दिनेश जी, आपके पास मैं आती हूँ कि जैसे क्या जो ब्लाइंड संस्थान हैं वहां तक उन तमाम बच्चों की पहुंच हो पा रही है जो हमारे सुदूर पहाड़ों में ब्लाइंड्स बच्चे होते हैं? मैम अभी तो मैं इसको पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा कि उनकी पहुंच हो रही है, परंतु धीरे धीरे सरकार का ध्यान इस ओर हो रहा है। डिसेबिलिटी पे हमारी सरकार काफी काम कर रही है, और कई सारे संस्थान हैं जो डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे हल्द्वानी में जो NIPVED मैम ने बताया, NIVH वाले आए थे, वहां से उनके अधिकारीगण आए थे, तो वो हल्द्वानी में भी एक संस्थान खोलने जा रहे हैं, और उनके लिए सरकार ने काफी उनको जमीन और अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए आश्वासन दिया है, और जमीन शायद मेरे को जहां तक जानकारी है उनको उपलब्ध करा भी दी गई है। और हल्द्वानी में भी एक NAB संस्था है, आप जानते होंगे, वहां पर भी हमारे काफी ब्लाइंड बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। परंतु सुदूर हमारा, जैसे हमारा भौगोलिक स्थिति हमारे प्रदेश की बिल्कुल अलग, अन्य राज्यों से अलग है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसको 100% अचीव कर लिया है, परंतु हम धीरे धीरे इस ओर कार्य कर रहे हैं। हमारे जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो शिक्षाविद हैं, सब प्रयासरत हैं, और सब जानते हैं कि डिसेबिलिटी को जितनी जल्दी से हम उनको एम्पावर कर पाएं, उनको मतलब अपने पैरों पर खड़ा कर पाएं, क्योंकि जो विजुअल एम्पावरमेंट है जो इसमें, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि उनका एक ही जो सेंस है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उनको सुनाई देता है, वो उनके और ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब जैसे दूसरा अगर हम देखें, जो डेफ हैं तो डेफ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे, तो उनके एक ऑर्गन खराब होने के कारण उनका जो वोकल ऑर्गन है वो खराब हो गया। लेकिन जो विजुअल लोग हैं, विजुअल लोग, उनका केवल आई जो ऑर्गन है
वही डिसेबल है, प्रभावित बाकी होती है वो बस। पूरे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, सक्षम है। तो वो कार्य करने में सक्षम है, केवल उनको दिखने में प्रॉब्लम है। जी, जी। अगर उनकी ये समस्या का समाधान हो जाता है तो वो हमारे जो हम कहेंगे कि हमारे साथ चलने में बिल्कुल सक्षम रहते हैं। सक्षम है, बिल्कुल। हाँ, तो मैम चलते चलते कुछ संदेश आपका और हो इस दिवस के मौके पर। जैसे अभी सर ने बात की थी, नैप की बात की है। नैप नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, एक और एसोसिएशन है जो इस फील्ड पे काम करता है। बेसिकली ये 1947 में इंडिया में बना। उसके बाद 1952 में मुंबई में पहली बार इसका एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ। तो वहां से जो 1952 से ये जो नैप की जर्नी शुरू हुई, हर स्टेट में एक नैप का सेंटर रहता जी, है। जी, जी। तो वो चलते चलते आज काफी मतलब ये लोग उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए ब्लाइंड बच्चों के, और इन्होंने काफी काम किया है। तो जैसे इनका खुद का लोगो भी है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, जी, जी। कि हम अंधेरे से हम उजाले। उजाल प्रकाश की ओर प्रकाश की आए। ओर जाए। तो इन्होंने ही पहली बार जो व्हाइट केन है इंट्रोड्यूस कराई थी इंडिया में। जो ब्लाइंड लोग केन लेते हैं ना, सफेद छड़ी, तो उसको हाँ, तो वो इन्होंने किया था। और जो वर्कशॉप प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किए तो सारी, तो जैसे हमारे यहाँ जो उत्तराखंड का नैब है वो हल्द्वानी में है। यहाँ पे श्याम धानिक जी हैं, जी, जी। वो इसको चलाते हैं। जी। तो कभी देखिएगा कि हल्द्वानी में क्या होता है, आप एक गाड़ी देखिएगा हमेशा घूमती है नैप की। तो मैंने तो खुद भी देखा है कि वहां पे आप जाइए, बॉयज और गर्ल्स दोनों के अपने हॉस्टल हैं। जी। तो वहां के बच्चे यहाँ के डिफरेंट स्कूलों में पढ़ते हैं मैम। जितनी सीट हर जगह, यहाँ के हर बड़े स्कूल में देखिएगा 4 या 5 बच्चे। जिस तरह की उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे हर स्कूलों में जाते हैं। स्कूल आते हैं, फिर शाम वो वहीं हॉस्टल में चले जी, जाते। जी। तो वहां भी उन्होंने ब्रेल टीचर और ये सब रखे रखे हैं। हैं। जी, जी। और दूसरा है कि इसी साल से हमने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जो स्पेशल बीएड है, हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट पे भी हम लोग करवा रहे हैं। जी, जी, जी। तो कोशिश है हमारी कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टीचर ट्रेन करें कि इन बच्चों को और ज्यादा यहाँ पे फायदा मिले और ये लोग और ज्यादा सोसाइटी का एक हिस्सा बने। जी, और जी। उसी के साथ कि एज अ मतलब जो लोग हैं उनके लिए भी, जो हम रोजगार की बात करते हैं कि देखिए नैब है, वहीं पे टीचर की जरूरत है। और अगर यही टीचर जो ट्रेनिंग टीचर हमारे यहाँ से बीएड कर रहे हैं, अगर ये हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो सोचिए कि हमारे तो उत्तराखंड में ही नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे वो एमएड और रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत तो हम कह अपॉर्चुनिटी। सकते हैं कि विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा कदम ये उठाया है कि इसमें स्पेशल बीएड इस विषय पर भी करवाया जा रहा है। जी 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 मैम, जी। इसी जो तो ये इस वाला बार 2022 का जो भी सत्र होगा जी, जी, शीतकालीन, वहां से ये शुरू होगा। जी जी मैम, हमने एडमिशन ले लिए हैं इसमें। सीट्स इसमें होंगी? मैम टोटल जो हमारा प्रत्येक स्पेशलाइजेशन है, हमें 100 सीटें मिली हैं। तो 100 सीट है हमारे जी, पास। जी, जी। तो 50 हमारे पास हल्द्वानी मॉडल सेंटर की हैं जी। और 50 हमारे पास देहरादून। देहरादून की हैं। जी, जी। तो कहीं ना कहीं एक विश्वविद्यालय ने भी कोशिश की है कि एक अच्छे मुझे हम लग रहा है मुख्य टीचर। विश्वविद्यालय इस दिशा में बहुत पहले से ही, जब जी। से स्पेशल बीएड जहां से जी, उन्होंने जी, शुरू जी। कर दिया, तो एक बहुत अच्छा काम किया है। जी। तो भावना जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इस दिवस के मौके पर। दिनेशन कांडपाल जी, आपने जो पूरा ब्रेल जी का जो पूरा इतिहास बताया, मुझे लग रहा है हमारे तमाम लर्नर्स के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत एक अच्छा एक जानकारी होगी। जी, मैम। वो इस दिशा में सोच पाएंगे। हमें ऐसे मौके ही नहीं मिलते कि हम ऐसे लोगों के बारे में सोच पाएं। तो इस तरह की डिस्कशंस, इस तरह की चीजें मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा अवेयर करेंगी। मैम जो ये दिवस मनाए जाते हैं, ये इसीलिए मनाए जाते हैं कि हम बात करें, है ना, कि जी। बातों से आप जानते हैं जो कि अवेयरनेस है, जो जागरूकता फैलेगी कि लोग समझे इस चीज को कि कुछ चीजें अलग नहीं है। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोई भी एक पूर्ण रूप से नहीं, अगर हम खुद को ही देखें तो कई कमियां हमारे अंदर भी हैं। बिल्कुल। तो वही चीज हम माने। और उसी तरह से मैंने आपको कहा था इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात की थी कि इक्विटी समता एंड इक्वालिटी समानता, कि हम इक्विटी, आपने कहा ब्रेल क्या है, इक्विटी तो है। उस बच्चे को जो एक विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टिबाधित है, उसको क्या कर रहा है, इक्वल लाने के लिए वो ब्रेल जो है इक्विटी है। ठीक है ना, जब हमने उसको ब्रेल सिखा दी, मैंने आपसे जैसे नैप का ही कहा था, वो बच्चे बड़े अच्छे से ब्रेल करते हैं। इवन मेरा बेटा पढ़ता है यहाँ के स्कूल में, तो उसके साथ हैं, तो वो हमेशा कहेगा मम्मा वो ब्रेल में वो कर लेती हैं, वो फटाफट लिख लेती हैं। बात है, बिल्कुल। जब हम बच्चों को शामिल करते हैं तो और बच्चे भी समझदार होते हैं। जी जी जी, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी बातचीत आज की रही है। डॉक्टर भावना धोनी, डॉक्टर दिनेशन कांडपाल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू और सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद।
जी। तो दोस्तों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।